Okay, so let's continue with the next lecture for AC circuits. अब तक के लेक्चर्स में हम रेजोनेंस वाले आर्टिकल तक पहुंच चुके थे और सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस पे हमने कुछ डिस्कशन किया था. You may even call those two kind of circuits as the acceptor circuit and the rejector circuit. तो एक ब्रीफ समरी मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ रेजोनेंस सर्किट के बारे में, एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर विथ सम न्यू टाइप्स ऑफ सर्किट्स. देखिए, जब कभी भी रेजोनेंस होगा तो उसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया होगा वो यही होगा कि XL बिकम इक्वल टू XC एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच वी कॉल इट एज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. और जब हम इसके लिए इक्वेशन को ड्राइव करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1/2π√LC. अब इसमें दो क्राइटेरिया हो सकते हैं. अगर हमने सीरीज वाला रेजोनेंस सर्किट इस्तेमाल किया, ठीक है, सीरीज सर्किट, तो ऐसा करने पे हम ये देखेंगे कि Z का वैल्यू जो है ये 0 हो जाता है और करंट जो है ये मैक्सिमम हो जाता है. सो आउट ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज हम किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए इंपेडेंस को 0 करते हैं या मिनिमम करते हैं और उसके करंट को मैक्सिमम करते हैं. और इस चीज को हमने ग्राफिकली अगर प्लॉट करना है तो वो कुछ इस तरीके से प्लॉट किया जा सकता है. ठीक है, this particular maximum current will appear at a certain frequency called as resonance frequency, and here we just denote this as the value of Imax. अब इसका सेकंड क्राइटेरिया ये है कि जब हमने L और C को पैरेलली कनेक्ट किया तो हमें पैरेलल रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी मिल सकती है. हम इसे कहते हैं पैरेलल सर्किट, जिसके लिए क्राइटेरिया तो यही रहेगा XL इज इक्वल टू XC और फ्रीक्वेंसी भी यही रहेगी. लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा करने पर हम इंपीडेंस को इनफाइनाइट कर देते हैं और हम कहेंगे करंट जो है ये मिनिमम हो जाता है, या आप कह सकते हो कि टिपिकल केस में 0 भी हो सकता है. इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, एक एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी और दूसरे एक्सिस पर करंट, तो इसके लिए जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो कुछ हम इस तरीके से बना सकते हैं. मैंने ये पिछले लेक्चर में जब डिस्कस किया था तो ग्राफ बताना रह गया था. ओके, इसीलिए खास मैं इस चीज को रिवाइज कर रहा हूं. तो हम ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के आने पर ये मिनिमम करंट हमको मिल रहा है, या आप कह सकते हो कि 0 करंट भी हमको मिल सकता है अगर टिपिकली हम Z इज इक्वल टू इन्फिनिटी को अटेंड कर लेते हैं. ओके, सो ये पैरेलल रेजोनेंस है. इसमें खास बात ये है कि बाकी सब फ्रीक्वेंसीज को छोड़ के किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हमने इंपीडेंस को मैक्सिमम किया है और उसके करंट को हम मिनिमम करते हैं. यानी कि पैरेलल सर्किट किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है. ऑन द कंट्रारी सीरीज सर्किट जो है ये किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है. तो दैट्स व्हाई सीरीज सर्किट हम एक्सेप्टर की तरह ट्रीट करते हैं, हम कॉल करते हैं एक्सेप्टर सर्किट, और पैरेलल सर्किट को हम कॉल करते हैं रिजेक्टर सर्किट. तो ग्राफ इसका बनाना रह गया था, तो लॉजिकली भी आप इस बात को समझ सकते हैं, बट अधूरा क्यों छोड़े उसे, इसलिए मैं इस ग्राफ को दोबारा यहाँ पे आपके सामने मैंने ड्रॉ किया ताकि इस बात को हम कंप्लीट कर लें कि पैरेलल रेजोनेंस का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि एक खास फ्रीक्वेंसी पर वो मिनिमम हो जाता है. तो यहां तक की बातें मैं समझता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, राइट? यस. अब आज के इस लेक्चर में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट्स पर डिस्कशन करेंगे. एक सर्किट है जिसे हम कहते हैं RL सर्किट, RL सर्किट, क्वाइट इंपॉर्टेंट. यानी कि इसमें हमने कनेक्ट करना है एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर, और फिर इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस हमें बनाने हैं कि करंट कैसे ग्रो करेगा, करंट का राइज कैसे होगा, टाइम कांस्टेंट्स कितने हैं, कैसे हैं, और साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि करंट का फॉल कैसे होगा, करंट डीके कैसे करेगा. ओके, सो एक पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस हम आपके सामने रखेंगे इस चीज के लिए, और काफी सिंपल सी बात है, काफी इंटरेस्टिंग सी डेरिवेशंस हैं और कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी हम इस पर डिस्कस करेंगे ताकि हमारे फंडामेंटल्स जो हैं इस मामले में अच्छे से स्ट्रांग हो जाए. नाउ सपोज वी स्टार्ट कंसीडरिंग
a kind of resistance, and with resistance हमने एक इंडक्टर अटैच कर दिया है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड डीसी सप्लाई दे देते हैं, लाइक दिस। ख्याल रहे मैंने यहाँ पे डीसी सप्लाई दिया है। अब एसी सप्लाई अगर मैं देता हूं तो उसका रिजल्ट क्या होता है ये हमें पहले से पता है। फेज डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं करंट और ईएमएफ में, बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ आर एंड एल, बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ आर एंड एक्सएल। तो एक प्रॉपर फेजर डायग्राम हम बना सकते हैं। तो एसी सर्किट का मामला तो पूरा हमारा ऑलरेडी डिस्कशन में आ चुका है। अब फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक डीसी सर्किट इस पे लगाया, प्लस माइनस कांस्टेंट वोल्टेज के साथ, कांस्टेंट ईएमएफ हमने इसको दिया। लेट्स से कि ये आर है और यहाँ पर जो इंडक्टर लगा हुआ ये एल है। ओके, अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, लेट मी जस्ट गिव और टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पर हमारे पास एक स्विच है, ये स्विच है हमारे पास। अब जैसे ही बच्चों में स्विच को ऑन कर देते हैं तो हम ये देखेंगे कि स्विच के ऑन करने की वजह से इस सर्किट में धीरे 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 करंट ग्रो करेगा, है ना, करंट इंक्रीज होने लगेगा। बहुत ही थोड़े से टाइम में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू पर आ जाएगा। लेकिन ये जो थोड़ा सा हल्का सा टाइम है जिसमें करंट ग्रो करने वाला है, इसमें बहुत सारा ड्रामा यहाँ पे होने वाला है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल हैं, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर अपना रोल प्ले करेंगे, क्योंकि हमने एक इंडक्टर कॉइल लगाया है। अब सोचो जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं ये करंट इसमें से पास होना शुरू हो गया। एज सुन एज इसमें से करंट ग्रो करता है, पास होता है, इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होना शुरू हो जाएगा। यस और नो? और जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है तो इसमें एक बैक ईएमएफ डेवलप होगा, और वो बैक ईएमएफ बेसिकली इस करंट की ग्रोथ को अपोज करने की कोशिश करेगा। और ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक इसमें मैक्सिमम करंट पहुंच जाए और करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। जैसे ही इसमें मैक्सिमम करंट पहुंचता है और करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है तो इसमें का फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, और फ्लक्स के चेंज होने के बंद होने पर इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है वो भी चला जाएगा। तो बस फिर सर्किट एक रेगुलर सर्किट की तरह रेगुलर बिहेवियर यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन ये जो हल्का सा छोटा सा टाइम इंटरवल होगा जिसमें स्विच के ऑन करने से लेके करंट के मैक्सिमम होने तक इंडक्टर अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली प्रॉपर्टी को हमारे सामने बिहेव करेगा, हमारे सामने रखेगा। इंडक्टर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली प्रॉपर्टी का रोल यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं बच्चों में क्या क्या? ठीक है, जरा जोर से बोलें जो भी बोल रहे हैं, मतलब मुझे सुनाई देना चाहिए। इट्स वेरी निग्लिजिबल साउंड इज कमिंग लाइक। यस, बॉयज भी थोड़ा रिस्पॉन्स करें तो चीजों को हम और डिटेल में समझ पाएंगे फिर। यस, जो भी बताया गया क्लियर हुआ अब तक? तो अब देखते हैं ये पूरा प्रोसेस कैसे कैसे होता जाता है। लेट्स से कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर करंट के मैक्सिमम होने से पहले पहले किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसमें से आई करंट चल रहा है। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमारा ये मानना है, जस्ट मैं ऐसे दिखा रहा हूं यहाँ पे, कुछ आई करंट इसमें से जा रहा है। तो ओवरऑल लेवल पे यहाँ पे 3 अलग अलग वोल्टेजेस डेवलप हो चुके हैं। एक ये सप्लाई का, दूसरा आईआर, और तीसरा, अगर आप इस बात को समझते हैं बच्चों अच्छे से, तो इसमें जो EL आ जाएगा ना वो हम लिख सकते हैं इन मैग्नीट्यूड L टाइम्स ऑफ DI बाई DT। यस और नो? सेल्फ इंडक्शन वाला। अब ये कब तक होगा थोड़ा सा इस बात को समझिए। जैसे इस बैटरी से हमको मैक्सिमम 5 एम्पियर का करंट मिलता है फॉर एग्जांपल। अब जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, सर्किट को ऑन किया, तो एकदम झटके से वो थोड़ी 5 एम्पियर होगा। एक हल्का सा मामूली सा टाइम लैग यहाँ पे होगा ना 0 से 5 जाने में। वो जितना भी 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, जितना भी छोटा सा टाइम इंटरवल होगा जिसमें करंट हमारा 0 से 5 एम्पियर तक की अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा है, उसमें ये इंडक्टर अपना ये वाला मामला घुसेड़ देगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला। तो करंट का चेंज जब तक अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचता है, करंट का चेंज इसमें से लगातार होता रहेगा और यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन वाला कंडीशन डेवलप होगा। तो अब 3 चीजें आ गई बच्चों, जरा गौर करो। रेजिस्टेंस में क्या आया? IR। इंडक्टर में क्या आ गया? L DI बाई DT। और ये पावर सप्लाई। अब आपने एक बेसिक बात यहाँ पे रिकॉल करनी है।
अगर इस लूप में हम किरचॉफ्स लॉ लगाएं लाइक दिस, इस तरीके से अगर हम इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, यहां से चालू करते हैं, इस वाले टर्मिनल से ये यूं 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 ऐसे जाते हैं और किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, तो क्या लगता है आपको क्या लिखना चाहिए हमें? तो हमें लिखना पड़ेगा E, अगर मैं गलत नहीं हूं, माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी, और ये सब मिला के लूप का वैल्यू हो जाएगा 0। करेक्ट है? यस। अब इसमें हमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है, बस कुछ हल्का फुल्का रीअरेंजमेंट जैसे आप कह सकते हो, उन चीजों को हमें रीअरेंज करना है। You may take this something in this manner: L times of di by dt is equal to E minus IR. ठीक है? You take di divided by E minus IR is equal to dt divided by L. क्लियर हो रही है बात? यस। अब ये चीज हमें एक फैक्टर को हाईलाइट कराती है कि जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा dt चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे करंट di भी थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। तो क्यों ना इस पर्टिकुलर टर्म को इंटीग्रेट किया जाए, जिसमें यह कहा जाए कि करंट बिल्कुल 0 था बिगिनिंग में, और करंट अपनी पीक यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा I0। सो फॉर अ इंटीग्रेशन डी आई ई माइनस आई आर इज इक्वल टू टाइम 0 से लेके किसी पर्टिकुलर टाइम तक चला जाता है, ये 1/L फैक्टर में बाहर लेता हूं, एंड देन dt। गेटिंग इट राइट? यस। अब बस इसका ठीक ठाक तरीके से हमें इंटीग्रेशन करना है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं बच्चों, तो ये 1/x की तरह इंटीग्रेट किया जाएगा ln ऑफ e माइनस आई आर डिवाइडेड बाय, फिर एक बार इंटीग्रेट करेंगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी तो 0 हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस आई आर जो है यहाँ पे r हो जाएगा, और इसकी लिमिट्स हमको लगानी है 0 से I0, सॉरी टू से यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है ना, क्योंकि इस टर्म को वापस से डिफरेंशिएट करूंगा मैं तो माइनस आई आर। आई होप आप इतनी बात समझ पा रहे हैं। यस। तो ये हो जाएगा t बाई एल, बिकॉज dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, तो t बाई एल। अब यहाँ ln है, उससे पहले एक काम करते हैं, ये माइनस आर यहाँ से हटा देते हैं। तो ये माइनस आर अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, तो मुझे यही चीज अब ऐसे मिल रही है, ln ऑफ e माइनस आई आर। डोंट फॉरगेट दैट कि इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमको हैंडल करनी है, I0 से, सॉरी 0 से I0 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हम जाते हैं माइनस r बाई एल इंटू टी। मैं माइनस के साथ उस r को उधर पुटअप कर रहा हूं। अब करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों जब मैं अपर लिमिट करता हूं तो ये हो जाता है ln ऑफ e माइनस I0 r माइनस ln ऑफ I की जगह मैं 0 पुटअप करूंगा तो IR 0 हो जाएगा, बचेगा कौन? E। E इज इक्वल टू माइनस आर एल इंटू टी। अब दोनों टर्म माइनस में है, तो जस्ट टेक इट इन डिवीजन। E माइनस I0 r डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू माइनस R बाई L इंटू टी। ln हटा दो, तो जब हम ln हटा देंगे तो वी मे गेट द एक्सपोनेंशियल टर्म ऑन द अदर साइड। सही जा रहे हैं बच्चों? यस। अब E को LCM की तरह शेयर करो, तो E बाई E दिस विल बिकम 1 माइनस I0, let's write it as R by E is equal to E raised to minus T by tau। यहां पर मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, ये मैं इसे यहां लिख रहा हूं कि L by R जो फैक्टर है हमने इसे कहा टाउ, और ये है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, हम इसे कॉल करेंगे टाइम कांस्टेंट, भूले नहीं इस बात को। गेटिंग इट राइट? यस। और याद रहे मैंने L by R लिया है, तो यहाँ का R by L जो है ये 1/टाउ हो जाएगा, इसलिए टाउ नीचे आया है, डिनोमिनेटर में आया है। अब 1 को इधर उधर रीअरेंज करें, ठीक है, तो ये टर्म हम ले लेते हैं पॉजिटिव में, R बाई E इज इक्वल टू E रेज टू
माइनस टी बाई टाउ, सॉरी फॉर दैट, 1 माइनस लिखना चाहिए, सो दैट इज 1 माइनस ई रेज टू माइनस बाई टाउ। आई होप आप समझ पा रहे हैं। हाँ, इसमें मैं एक मिस्टेक कर रहा हूं, मैं सीधे मैक्सिमम करंट तक पहुंच रहा हूं, तो पूरे मैक्सिमम करंट तक हमको नहीं जाना चाहिए इंटीग्रेशन करते वक्त। हम क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर करंट की वैल्यू जो टाइम टी पर आती है, तो इसे सिर्फ आई मेंशन करते हैं, आई जीरो नहीं मेंशन करते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? Yes. ठीक है, तो ताकि कोई मिस्टेक ना हो हमारे बाकी के कैलकुलेशंस में, तो जहां जहां आई जीरो है वहां वहां से मैंने फिर से आई मेंशन करना है। So this is going to be I, which is a current to be considered at a particular time t. So here as well, this is I. Now let's write this equation for I in its final form. So this equation now is going to be I is equal to E by R. Correct जा रहे हैं? Hmm. E by R on the other side, और यहां ब्रैकेट में आया 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। अब जरा सोचो, E जो है ये सर्किट का ईएमएफ है और R जो है ये सर्किट का रेजिस्टेंस है। बाद में इस इंडक्टर का बिहेवियर तो खत्म हो जाएगा, ये सादी वायर की तरह बिहेव करेगा। एक बार इसमें स्टेडी करंट आ जाता है और ईएमएफ चूंकि कांस्टेंट है, तो बाद में करंट तो स्टेडी हो जाएगा, डीसी लेवल का हो जाएगा, है ना? तो इंडक्टर का ये जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है, ये सेल्फ इंडक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये बैक ईएमएफ जो यहाँ पे बन रहा है, ये तो बाद में चला जाएगा। मतलब सर्किट में बेसिकली रेजिस्टेंस के नाम पे कौन बचेगा? R. आर ही बचेगा। अब जरा सोचो, ई बाई आर ये क्या कहलाएगा? I. वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल करंट। Hmm. तो बच्चों ये जो फैक्टर है यहाँ पे, ये मैक्सिमम पॉसिबल करंट की तरह कंसीडर करें और इसको हम लिखें आई जीरो। ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी स्टार्ट के सब्स्टिट्यूशन में, इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाते हुए। ओके, तो फिर इन इट्स फाइनल फॉर्म करंट कैसे राइज करेगा? आई इज इक्वल टू आई जीरो इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू माइनस टाइम जो भी है डिवाइडेड बाय टाउ, वेयर टाउ इज द टाइम कांस्टेंट। ये है करंट के राइज करने की एक्सप्रेशन, करंट के ग्रो करने की इक्वेशन। तो पता चला एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, धीरे 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 करंट ग्रो करता जाएगा। अच्छा, वो भी नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि पहले पहले काफी तेज ग्रो करेगा और बाद बाद में धीमा 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 होता जाएगा। आई जस्ट गिव अ प्लॉट ऑफ इट, मैं इसका प्लॉट आपको बताता हूँ। ओके, ग्राफिकल प्लॉट में आप इसका बताता हूं। तो ये हमें समझ आया कि करंट के राइज करने की इक्वेशन, करंट राइज कैसे करेगा, करंट इंक्रीज कैसे होगा। rise of current in RL circuit. Getting it right? अब इसमें मैं आपको दो बातें सजेस्ट करता हूं, दो बिल्कुल सिंपल सी बातें। जस्ट इमेजिन करते हैं कि बिल्कुल बिगिनिंग में, बिल्कुल शुरुआत में, अगर हम ये कहते हैं कि टाइम टी को हमने कर दिया जीरो, टाइम टी को ना हमने जीरो कर दिया, मतलब बिल्कुल बिगिनिंग की बात है। तो टी जब हम जीरो कर देंगे तो ई रेस टू जीरो क्या होगा? 1. 1। तो ये ब्रैकेट क्या होगा? 1 माइनस 1 जीरो। 0. इसका मतलब करंट बिगिनिंग में कितना है? 0. जीरो है। ठीक है, एज गुड एज, ऐसे मानिए कि ये एक ओपन सर्किट का मामला है, स्विच क्लोज नहीं हुआ, ऐसा मामला हुआ ना, ओपन सर्किट की तरह इसका बिहेवियर हुआ। अब थोड़ी देर के बाद क्या हो गया कि करंट ग्रो करता गया, ग्रो करता गया, ग्रो करता गया, ग्रो करता गया, और मान लो कि हम अच्छा खासा देर रुके, 1-2 मिनट, और करंट को जितना अपनी पीक वैल्यू तक पहुंचना था वो पहुंच गया। तो ऐसी चीज को बच्चों हम कॉल करते हैं इनफाइनाइट टाइम। अब यहां इसको लिटरल मीनिंग में मत लेना कि हम इनफाइनाइट टाइम तक रुक रहे हैं। क्या इनफाइनाइट टाइम का मतलब हम एंड ऑफ डेज तक रुक रहे हैं क्या? ऐसा नहीं, इतनी देर तक रुकना कि भाई करंट मैक्सिमम तक पहुंच जाए। अब जस्ट इमेजिन करो कि मैंने इसको इनफाइनाइट कर दिया, टी को इनफाइनाइट कर दिया, तो ई रेस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0. जीरो।
तो ये सब चला गया, अब बचा क्या यहाँ पे? ब्रैकेट में तो 1 बच गया और ये क्या आया? I0। I। यानी कि सर्किट का करंट अपनी मैक्सिमम और स्टेडी वैल्यू पर आ गया है। कांस्टेंट अब इतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जरा सोचो कि करंट ये 0 से मैक्सिमम जाने के दौरान जो प्रोसेस हुआ है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ है। और इस चीज को अगर हम ग्राफिकली बताएं कि भाई कैसे करंट इंक्रीज हुआ है, तो उसका जो प्लॉट है, उसका जो ग्राफ है, टाइम के हिसाब से अगर हम बनाने की कोशिश करें कि भाई एक तरफ टाइम ले लेते हैं और एक तरफ करंट ले लेते हैं, तो ये प्लॉट हमें कुछ ऐसे दिखेगा। पहले पहले ज्यादा बढ़ेगा और बाद बाद में कम 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 बढ़ेगा। अब इस पूरे प्रोसेस में एक बड़ा स्पेशल टाइम आता है, एक बड़ा स्पेशल टाइम, एक बहुत खास टाइम। द टाइम t इज इक्वल टू टाउ। टाइम t इज इक्वल टू टाउ, दैट्स अ वेरी स्पेशल टाइम, जिस पर करंट की जो ग्रोथ वैल्यू है वो हो जाती है 0.63% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। अभी जो भी इसका पीक वैल्यू यहां पे बनता होगा ना, थोड़ा सा मैं यहां पे दिखा दूं इसको, ये इसकी जो भी पीक वैल्यू यहां पे बन रही होगी I0 की, उसका 63% करंट ग्रो कर चुका है। मतलब मान लेते हैं कि 100 एम्पियर तक करंट जाने वाला है, तो 63 एम्पियर तक हम करंट में पहुंचे। तो वो टाइम जिस पर करंट 63% की वैल्यू पर ग्रो करता है उसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ये बात क्लियर हुई बच्चों? यस। Yes। और इस बात को बहुत आसानी से मैथमेटिकली प्रूफ किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा हूं, जस्ट आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, e⁻1 हो जाएगा, 1/e कर देंगे, ठीक है ना? और 1/e हो जाएगा 0.37, 1 माइनस 0.37 विल बिकम इक्वल टू 0.63। अब मैं उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके सामने नहीं रख रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें हम लोग डीके कांस्टेंट वगैरह में कर चुके हैं, ठीक है ना? सो ये जो टाइम कांस्टेंट है टाउ जिसे हम कहते हैं, इसमें करंट की ग्रोथ कितनी होती है? करंट बिकम्स इक्वल टू 0.63 times of its peak value, that is 63% of maximum current। ओके? और याद रहे कि मैथमेटिकली जब हमने टाउ को लिखा था, ये देखो यहां पे, तो हमने इसको एल और आर इन दोनों फैक्टर के रेशो की तरह लिखा था, और हम इसे कॉल करते हैं टाइम कांस्टेंट। गेटिंग इट राइट? Yes sir। ओके, सो ये ऐसे काम करेगा। तो ये है करंट का राइज। अब सपोज इसी सर्किट में हमने क्या करना है, स्विच बंद कर देना है, आई मीन टू से सर्किट को ऑफ करना है। तो जो करंट ऑलरेडी इसमें बन चुका है वो डीके करेगा। ये रेजिस्टेंस है, इसके साथ ये इंडक्टर जुड़ चुका है, ठीक है? और यहां पर हमारा मानना है कि ये स्विच है, और ये आपने जो बैटरी लगाई है ई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये स्विच आपने फिलहाल बंद कर दिया, उसको बंद इन द सेंस आई मीन टू से दैट कि आपने सर्किट को ऑफ किया। तो अब हमें यह समझना है कि करंट डीके कैसे करेगा। क्या करंट एकदम से जीरो हो जाएगा? यस। जरा सोचे, मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन पूछा, क्या करंट एकदम से जीरो हो जाएगा जैसे ही सर्किट मैंने बंद कर दिया, स्विच को ओपन कर दिया, कि करंट एकदम से सडनली जीरो होगा? नहीं, सडनली जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जुड़ा हुआ है कौन? इंडक्टर। जैसे ही आप इस स्विच को ओपन करेंगे, उठा देंगे, ये आपने मान लीजिए स्विच को ऊपर उठा दिया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसमें करंट डिक्रीज होने लगेगा। अब बच्चों, जब इसमें करंट डिक्रीज होता है इंडक्टर में, तो करंट का चेंज यहां पे नजर आएगा, di/dt का फैक्टर आ जाएगा ना, चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
और करंट का चेंज होना भी यहां पे इसके फ्लक्स को चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा, क्योंकि करंट चाहे इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, दोनों सूरतों में मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होता ही है. So if the magnetic flux here is changing, then definitely once again यहां पे एक induced EMF आ जाएगा. Are you realizing? और Yes. वो induced EMF फिर एक बार हम ऐसे लिखेंगे di/dt. और इसके अंदर जो भी करंट, जो जितना भी करंट इसमें से जा रहा होगा उसके हिसाब से हम इसमें IR लिखेंगे, जितना भी जा रहा होगा. बात समझ आ रही है बच्चों? तो करंट फौरन भी डिक्रीज नहीं होगा. एकदम सडनली जितना करंट मैक्सिमम अपनी पीक वैल्यू तक पहुंच गया था, स्टेडी वैल्यू तक पहुंच गया था, मान लो स्विच को ओपन करने के बाद सडनली ये जीरो पे नहीं जाएगा, बल्कि इसमें एक बैक ईएमएफ आएगा. वो बैक ईएमएफ थोड़ा बहुत उस करंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, और फिर उसके बाद फाइनली जाके करंट जीरो हो जाएगा. समझे बच्चों बात को? Yes. हाँ. तो अब हमें समझना है कि वो करंट डिक्रीज कैसे होगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. तो हम फिर एक बार इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे वंस अगेन. आप चाहें तो इसी तरीके से लगाएं, इसी तरीके से केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का लूप जो है, लूप लॉ जो होता है ना, वो अप्लाई करें. जब बच्चों हम इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा रहे होंगे तो ये नीचे की जो लाइन है जहां पे बैटरी जुड़ी हुई है, ये तो ओपन हो गई है. तो इस बैटरी के ईएमएफ को आपने कंसीडर नहीं करना है. अब दो ही चीजें हैं, कौन कौन? IR. वेरी गुड. एक आईआर है और आईआर के साथ दूसरा क्या है? एल डी आई बाई डी टी. और ये सब मिला के क्या होना चाहिए? जीरो. ईएमएफ वाले फैक्टर को आपने इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि इस लाइन को आपने ओपन कर दिया. लूप में बस ये दो ही चीजें. समझ आई बच्चों बात? Yes. यस. अब इसे थोड़ा रीअरेंज करें और यूं लिखें, di by I equal di by I equal, if I go for a proper rearrangement, then I guess I will be getting minus R by L into dt. देख लें रीअरेंजमेंट करने के बाद. यस. अब इसे करें इंटीग्रेट, डू इट्स इंटीग्रेशन. सो इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं भाई मैक्सिमम करंट से जीरो करंट जाने तक. ठीक हो रही है बात? मैक्सिमम करंट से जीरो करंट जाने तक ऐसे कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो कि मैक्सिमम करंट से किसी एक पर्टिकुलर करंट के आने तक, while we integrate for time from 0 to a certain time t. हाँ, ये टाइम इंफिनिटी कर दो तो ये करंट भी जीरो हो जाएगा थोड़ी देर के बाद. समझे? इंटीग्रेशन की दोनों साइड में लिमिट समझ आ गए. माइनस आर बाई एल, और यहां पर वही जो पहले लिखा जा रहा था डी आई बाई आई, और इस तरफ ये हुआ डी टी. ठीक है बच्चों बात? Yes. अब डी आई बाई आई का इंटीग्रेशन कोई खास बात नहीं है, यहां पे ये हो जाएगा एल एन ऑफ आई. मैक्सिमम करंट से कोई एक पर्टिकुलर करंट की वैल्यू आने तक. दूसरी तरफ हम चल रहे हैं आर बाई एल, इसका इंटीग्रेशन हो गया टी. चलो ये मामला भी निपट गया. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ आई माइनस एल एन ऑफ आई जीरो इज इक्वल टू माइनस में टी बाई टाउ. जरा सोचें, यहां पे मैंने टाउ किसके लिए लिखा है? L by R. वेरी गुड. एल बाई आर के लिए मैंने यहाँ पे टाउ लिखा. ओके, ये वही चीज है टाइम कांस्टेंट, लेकिन इस बार टाइम कांस्टेंट का जो सिनेरियो है वो अलग है. ऐसा नहीं है 63% के हिसाब से नहीं है, कुछ और होगा. आई विल एक्सप्लेन दिस, डोंट वरी. कंटिन्यू करते हैं. सो दिस विल बिकम एल एन ऑफ आई बाई आई जीरो इज इक्वल टू माइनस में टी बाई टाउ. एल एन हटाओ तो क्या बना? आई बाई आई जीरो इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस T by tau. टी बाई टाउ. फाइनली I इज इक्वल टू इसका पीक वैल्यू I जीरो ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ. ये है डीकेइंग करंट की इक्वेशन. अब दोनों में बहुत फर्क है बेटा. डीके करने वाली करंट की इक्वेशन को ध्यान से देखो और राइज करने वाली करंट की इक्वेशन को ध्यान से देखो. लॉट ऑफ डिफरेंस. और ये बिल्कुल मामूली से टाइम में होगा, क्योंकि हम एक कांस्टेंट सप्लाई जोड़ रहे हैं और एक कांस्टेंट सप्लाई को हटा रहे हैं.
तो बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लाइक आप कह सकते हो भाई 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड में जब तक वो सेटल कंडीशन में नहीं जाता, जब तक वो स्टेडी हालत में नहीं जाता, उतने में भी ये इंडक्टर अपना थोड़ा सा गेम दिखा देगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला, बैक ईएमएफ वाला। समझे बात को? अब इसमें मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज समझाना चाहता हूं कि भाई ये टाइम कांस्टेंट क्या हो सकता है। तो सपोज इन दिस केस ऑफ कैलकुलेशन, अगर हम टाइम कांस्टेंट का रेफरेंस लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि जो टाइम हमने कंसीडर किया दैट विल बी इक्वल टू टाइम कांस्टेंट टाउ, तो जरा इक्वेशन पढ़ना क्या हो जाएगी, I0 e raised to -1 हो जाएगी, बिकॉज आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग टाइम t इज इक्वल टू टाउ। e raised to -1 का मतलब क्या है, I0 by E. I0 into 1 upon e, थोड़ा सा फील आ जाए आपको इसलिए अलग से लिख रहा हूं। तो व्हाट इज 1 upon e? 0.37. वेरी गुड। सो 0.37 टाइम्स ऑफ I0। तो अब यहां टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ, ये उतना टाइम है जिसमें करंट डीके होते 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 37% बाकी बचेगा, जबकि कितना डीके हो चुका होगा, 63%. 63% डीके हो चुका होगा और बचेगा कितना, 37%। So if we try to plot its graph, अब मैं यहाँ एक साथ इसी पेज पे सब कुछ रखना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा नीचे बना रहा हूँ, हो सकता है आपको दिखने में थोड़ा सा परेशानी आए, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका ग्राफ बनाएंगे तो यूं आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ऑफ कोर्स एक एक्सिस पे अपना टाइम चल रहा है और दूसरे एक्सिस पे हम यहाँ पे करंट ले रहे हैं। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम है t इज इक्वल टू टाउ, जिसपे जाके हम अगर चेक करते हैं तो करंट का वैल्यू है 0.37 टाइम्स ऑफ इट्स का मैक्सिमम वैल्यू I0, और ऑफ कोर्स ये जो पीक वैल्यू होगी ये इसकी मैक्सिमम I0 यहाँ पे होगी। सो डीकेइंग प्रोसेस में टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम इन विच द करंट इन द RL सर्किट बिकम्स 37% of the peak value, rather I may say 63% has been decayed and the remaining is 37%. And time constant in case of rise of current is that time in which the current in the RL circuit becomes 63% of the maximum, and yet 37% is supposed to increase further on, उसके बाद 37% बढ़ेगा, 63 पे आ जाते हैं हम लोग। क्लियर भी बेटा बात? Yes. अब इन सब बातों को कंसिडर करते हुए मैं एक दो क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, एक दो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। I have just taken few of the questions. सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आरएल सर्किट है, ऐसे ही जैसे होना चाहिए, लाइक दिस। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये इंडक्टर, ये ईएमएफ कांस्टेंट। ठीक हो गई बात? अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड टाइम इन विच करंट बिकम्स n टाइम्स ऑफ I0। करंट ग्रो करते 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 n टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे इट इज सजेस्टिंग n टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब वो n कुछ भी हो सकता है, 37%, 63%, 50%, 20%, कुछ भी। समझे बात को? तो मैं जनरल प्रॉब्लम बना रहा हूं ताकि अगर एग्जामिनेशन में इससे रिलेट करता हुआ कोई भी एक नंबर पूछा जाता है, भाई 30% या 25% करंट कब होगा बताओ, तो हमको करने आना चाहिए। गेटिंग इट? हाँ, इस क्वेश्चन में ये भी याद रखो कि जो n होगा ये हमेशा लेस देन 1 होगा। ऐसा नहीं कि करंट मैक्सिमम का 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, ऐसे नहीं होगा ना। n ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता ना, जरा फील करो इस बात को। n ग्रेटर देन 1 कैसे हो सकता है? क्योंकि I0 ऑलरेडी क्या है, I0 ऑलरेडी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। हाँ मैक्सिमम है। तो मैं कह रहा हूं भाई n मतलब 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 टाइम्स ऑफ I0 ऐसे। तो n का वैल्यू जो भी होगा वो लेस देन 1 होगा, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि भाई n का वैल्यू इक्वल टू 1 होगा।
ठीक हो रही है बात? ऐसा ना? यस यस अब आओ सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसमें ज्यादा फिलहाल कोई डेरिवेशनल पॉइंट पे आपने जाना नहीं है। आपको जो इक्वेशन बताई गई है बस उसको ठीक से यूज करना है। दैट इज 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ। ठीक है, तो बिल्कुल उसी अंदाज से हम लोग काम करते हैं और ख्याल रहे कि जब हमको टाउ का फाइनल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ जाएगा तो ये होगा L by R। अब कितना करंट आपको चाहिए बोला उसने? n times of I0 n टाइम्स ऑफ I0। बस बहुत आसान है। दोनों साइड से I0 काट दो। n इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। इसका मतलब हो गया ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल टू 1 माइनस एन। सही जा रहे हैं? yes इसी चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ई रेस टू टी बाई टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एन। क्या फर्क किया मैंने, समझ में आया? ये नेगेटिव हटा दिया मैंने। ठीक हो रही है बात? ऐसा नो? yes अब एक्सपोनेंशियल हटा दें, क्या होगा? ln 1 upon 1 माइनस एन। तो टाइम आ गया टाउ ln 1 अपॉन 1 माइनस एन। अब अगर हम r और l की वैल्यू के साथ यूज करें इस इक्वेशन को तो ये L बाई आर ln ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एन। ये आपका फाइनल आंसर। अब चलो मैं ये कहता हूं कि n 0.5 है। एग्जाम्पल के अंदर एक एग्जाम्पल, इफ n इज 0.5, जस्ट इमेजिन करें, यानी कि करंट 50% ऑफ मैक्सिमम हो गया तो कितना टाइम लगेगा? हाफ लाइफ बोल सकते हैं हम इसको, है कि नहीं? हाफ लाइफ बोल सकते हैं ना। hmm तो इस n की जगह 0.5 पुट अप कर लो। 1 माइनस 0.5 विल बिकम 0.5। 0.5 का मतलब 1/2, 2 गया ऊपर। तो ऐसी सूरत में इसका फाइनल आंसर अगर मैं बहुत जल्दी से लिख लूं यहां पे, क्या कहते हो? यही होगा ना? yes और इनफैक्ट अगर मैं ln ऑफ 2 को भी मेंशन कर दूं तो वो 0.693 हो जाएगा। hmm If I just want to continue with such certain numbers, तो ये हाफ लाइफ की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। हाफ लाइफ टाइम के हिसाब से भाई करंट टोटल जितना बढ़ने के लिए जितना भी टाइम लग रहा होगा उसका आधा करंट कब आएगा, तो इतने टाइम पे आधा करंट आ जाएगा उसका। yes तो अकॉर्डिंगली वी मे गो फॉर द आंसर्स। इस तरीके से हम आंसर्स पर जा सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर्ड अ काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज क्वाइट जनरल। अब इसमें 40% बोल ले, 0.4 बोल ले, 0.6 बोल दे, 0.63 बोल दे, 0.37 बोल दे, जो भी बोलना है एन की जगह पे वो नंबर पुट अप कर लो, आपका आंसर आ जाएगा फिर। ठीक हो रही है बेटा बात? ऐसा नो? यस Now let's take another question of similar type, but इसमें डीके की बात करते हैं। तो अब हमारे पास एग्जैक्टली मान लेते हैं उसी अंदाज से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक इंडक्टर लगा हुआ है और ये स्विच है जो अब हटा दिया गया है और एक बैटरी या ईएमएफ या सेल जिसे आप कह सकते हैं वो लगा हुआ है। ये स्विच हमने हटा दिया। अब इसमें पूरा मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था, स्टेडी लेवल पर सब कुछ सेटल हो चुका था। चूंकि हम एक डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं तो थोड़ी देर के बाद करंट स्टेडी हो जाएगा, लेकिन अचानक से हमने स्विच हटा दिया। अब जब हम अचानक से स्विच हटाते हैं तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड द टाइम इफ द करंट फॉल्स टू n टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। ओके, क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि फाइंड टाइम इन विच current decays, current falls to n times
ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अब इनिशियल का मतलब समझ लो मैक्सिमम तक पहुंच गए थे हम लोग, ठीक है ना। तो इस सॉल्यूशन के अंदर ये बात समझ लो, आगे आपके करंट लिखना कैसे है, n टाइम्स ऑफ I0 लिखना है, और ख्याल रहे कि ये n हमेशा 0 ग्रेट लेस देन 1 ही होगा ना, सॉल्व कर रहे हैं ना अब तो। अब कैसे करें काम, तो आपने बस ये सोचना है कि डीके होते हुए करंट की इक्वेशन क्या है ना समझ में, क्योंकि बात डीके की चल रही है। अब आई की जगह हटा के उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पुटअप कर लो, मतलब जो कंडीशन हमको दी गई है क्वेश्चन में। फिर आप यहां से I0 फैक्टर काट दो, इस तरफ बच गया n, इस तरफ आया e⁻t/τ, इनवर्स कर लो इसका आप, दैट्स इट, यू आर डन विथ। तो ये हो गया 1/n इज इक्वल टू e⁻t/τ। क्या करेंगे, ln of 1/n इज इक्वल टू t/τ, देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या हुआ, टाउ ln of 1/n। आया समझ में, ऐसा नो, Yes. L/R ln of 1/n। देखो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, बराबर से बता दिया आपको। यस। सो ये भी जनरलाइज्ड है, ये इस लिहाज से जनरलाइज्ड है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जनरलाइज्ड है कि ये n कुछ भी हो सकता है ना, 20%, 30%, 50%, 80%, whatever the way we want to get the situation, उसके हिसाब से n की वैल्यू पुट अप कर लो, कैलकुलेशन बना दो अपना आगे, और अकॉर्डिंगली उसका टाइम आइडेंटिफाई कर लो। ठीक हो रही है बात। अब थोड़ा और आगे जाते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट पर बात करते हैं। ये तो मैंने अभी जो डिस्कशन आपको करवाया ये आरएल सर्किट है। अब अगली चीज जो है ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस सर्किट को हम कहते हैं एलसी ऑसिलेटर। अब इसमें दो चीजें जुड़ी हैं बेटा, एक क्या इंडक्टर और दूसरा क्या कैपेसिटर। अब ये बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज है। ये अपने आप में एक सेल्फ रनिंग सर्किट बन जाएगा, एक ऐसा सर्किट जिसका गेन इनफाइनाइट है। अब ये जो मैं बोल रहा हूं ये बड़ी मीनिंगफुल बातें मैं आपको बता रहा हूं। कैसे, तो मैं इसकी एक स्टोरी पहले आपको समझा देता हूं कि ये मामला क्या होने वाला है, कैसे ये सारा खेल चलने वाला है। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैपेसिटर है, बड़े ध्यान से सुनना, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है, और हमने क्या किया, इसको एक इंडक्टर के साथ कपल कर दिया, एक इंडक्टर के साथ हमने इसको पैरेलली ज्वाइन करा दिया। यूं एक इंडक्टर के साथ हम इसको पैरेलली ज्वाइन कराते हैं। अब बस एक छोटा सा काम हमने क्या किया कि कैपेसिटर को यहां ज्वाइन करने से पहले हमने चार्ज कर लिया था। बस एक काम आपने इनिशियल लेवल पे करना है। तो मान लेते हैं कि कैपेसिटर पहले से चार्ज है, इस पर कुछ चार्जेस मैं ऐसे इसके प्लेट पर बाहर की तरफ दिखा रहा हूं, हालांकि हम जानते हैं चार्जेस अंदर की तरफ होते हैं ना, लेकिन जस्ट स्पेस अवेलेबिलिटी का यूज करते हुए मैं इसको बाहर की तरफ दिखा। अब बात बड़ी गौर से सुनना कि एक चार्ज किया हुआ कैपेसिटर जब यूं कनेक्ट किया जाएगा तो जाहिर बात है कि इसके चार्जेस को एक पाथ मिलेगा जिसके थ्रू ये चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। इंडक्टर तो अपने आप में कंडक्टिंग वायर से ही बना होगा, और क्या। तो इन चार्जेस की तो मौज हो गई, ये तो बोलेंगे चलो भाई निकल लो, फ्लो करना चालू करो। लेकिन सोचो कि जब इस कैपेसिटर को चार्ज किया गया था तो इस कैपेसिटर में बेसिकली एक अमाउंट ऑफ एनर्जी फिल की गई थी जो लिखी जा सकती है ½ CV², ऐसे, या लिखी जा सकती है ½ Q²/C, ऐसे। यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू राइट। पता है ना ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर डेरिवेशन पता है आपको? यस। तो अब जरा ध्यान दो
कि इस कैपेसिटर को जिसे चार्ज किया गया था, जिसमें अंदर पहले से एनर्जी भर रखी है आपने, इसको आपने इंडक्टर का रास्ता दे दिया, तो ये चार्जेस तो दौड़ने लगेंगे, ये फ्लो करेंगे। लेकिन गौर करो, जैसे ही ये चार्जेस फ्लो करते हैं, क्या इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने लगेगा बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस, बिकॉज ऑफ द करंट? Yes. और वो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर में एक एनर्जी को जनरेट करेगा। जस्ट दिखाने के लिए यहां पे मैं बता रहा हूं कि इसमें से चार्जेस निकलने लगे और इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड आने लग गया। ये इंडक्टर में यूं मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इस इंडक्टर में एक एनर्जी आ गई, जिसे हम लिख सकते हैं ½ Li², करंट के फ्लो करने की वजह से। अच्छा, अब ये करंट धीरे धीरे ग्रो करेगा, समझे नहीं समझे? क्योंकि चार्जेस फ्लो होते जाएंगे तो करंट धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा, तो धीरे धीरे इंडक्टर में एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक छोटा सा सवाल, ये इंडक्टर में बढ़ने वाली एनर्जी कहां से आई? बिकॉज वेरी सिंपल बात, वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, तो कहीं से तो कहीं ट्रांसफर होके आई होगी, तो कहां से आई है? सोचो, इस इंडक्टर में बनने वाली एनर्जी कहां से ट्रांसफर होके आई? बड़ा आसान है, सामने देखो क्या है। Capacitor. कैपेसिटर। बिल्कुल, क्यों देर लगाए बोलने के लिए? तो सिंपल सी बात हमें यह समझ आ गई कि कैपेसिटर की एनर्जी खत्म होने लगेगी और इंडक्टर की एनर्जी बढ़ने लगेगी धीरे 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 धीरे। अब एक टाइम इस पूरे सिस्टम में ऐसा भी आ जाएगा कि कैपेसिटर चार्जेस से पूरा खाली हो जाएगा, पूरा एम्प्टी हो जाएगा कैपेसिटर, और पूरी की पूरी कैपेसिटर वाली एनर्जी किस में चली जाएगी? Inductor. इंडक्टर में चली जाएगी। तो उस वक्त उसमें करंट मैक्सिमम हो चुका होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी कैपेसिटर की एनर्जी थी वो पूरी की पूरी ट्रांसफर हो गई इंडक्टर में ½ Li max²। ठीक है। Yes. अब कहानी इतनी ही नहीं है, और आगे भी बढ़ेगी। चूंकि धीरे धीरे इसमें करंट ग्रो कर रहा है, पहले तो करंट बिल्कुल मामूली सा गया, फिर और फिर और फिर और फिर और फिर और फिर ऐसा होते 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 इसमें करंट मैक्सिमम हो चुका है। तो चूंकि इसमें करंट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, विच मींस करंट चेंज हो रहा है, विच मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, विच मींस इसमें बैक ईएमएफ आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की पूरी कहानी रिपीट हो जाएगी यहां पर। आई बात समझ में? Yes. तो जब तक इसमें करंट अपने पीक तक पहुंचता है, उतने में इसमें बैक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। अब बैक ईएमएफ का क्या काम है? अपोज करना। शाबाश। तो जिस किसी डायरेक्शन में यहां से करंट फ्लो कर रहा था, बैक ईएमएफ अपने आप को एक ऐसी बैटरी में कन्वर्ट कर लेगा जो करंट की डायरेक्शन को अपोज कर लेगा, जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो एनर्जी कैपेसिटर के पास से इस इंडक्टर ने ली थी, अब वो दोबारा कैपेसिटर को लौटा देगा, अपोज करके। बात समझे? यस और नो? Yes. लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखो, कैपेसिटर पूरी एनर्जी इंडक्टर में आ गई, अब इंडक्टर की एनर्जी खाली हो जाएगी और इंडक्टर अपनी सारी एनर्जी कैपेसिटर को दे देगा, एक रिवर्स करंट बना के, अपोज करने वाला करंट बना के, लेंजेस लॉ के हिसाब से वो करंट को अपोज करेगा। तो इस दौरान क्या होगा कि कैपेसिटर रिवर्स चार्ज हो जाएगा। अब प्लेट्स की पोलैरिटीज की तरफ ध्यान दो अच्छे से। पहले ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव थी, अब ऊपर नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव हो गई, क्योंकि इसको किसने चार्ज किया? अब इंडक्टर के उस करंट ने जो लेंजेस लॉ के हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा। अब चाहे कैपेसिटर सीधा चार्ज हो या उल्टा चार्ज हो, कैपेसिटर को तो चार्ज होने से मतलब है ना? लेकिन ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि धीरे धीरे ये सारी इंडक्टर वाली एनर्जी किसको मिलने लगेगी?
कैपेसिटर को, एरो की तरफ ध्यान देना। पहले कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर के पास गई, अब इंडक्टर वाली एनर्जी फिर एक बार किसके पास आई? कैपेसिटर। कैपेसिटर के पास आ गई। फिर अगले इंस्टेंट पर क्या होगा? अब फिर ये स्विच को अगर हमने बंद कर दिया तो अगले इंस्टेंट पर चार्जेस यूं चलेंगे, लेकिन जाएंगे तो वहीं से, इंडक्टर के पास से ही जाएंगे। तो क्या फिर एक बार वो इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने लगेंगे, फिर एक बार उसमें करंट बढ़ने लगेगा, फिर एक बार उसमें एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और होते 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 वो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगी जब तक कैपेसिटर खाली हो जाएगा। अब चूंकि इसमें लगातार करंट चेंज होता गया था तो इंडक्टर को रियलाइज हो जाएगा, अरे यार मेरे अंदर तो करंट चेंज हो रहा है, अगर मेरे अंदर करंट चेंज हो रहा है तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो मुझे भी एक ईएमएफ बनाना है जिसे मैं कहूंगा बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ फिर एक बार बनेगा और फिर एक बार वो कैपेसिटर को रिवर्स ऑर्डर में चार्ज कर देगा और कैपेसिटर दोबारा अपनी पहली वाली हालत में आ जाएगा। यस। अब ये कब तक चलेगा? अगर यहां पर कोई लॉस नहीं है, ये जो वायर्स हैं इनमें अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है और एनर्जी कोई लॉस नहीं हो रही है तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, क्योंकि रोकने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक बार एनर्जी कैपेसिटर से इंडक्टर के पास गई, फिर एक बार इंडक्टर से कैपेसिटर के पास आई, फिर एक बार कैपेसिटर से इंडक्टर के पास गई, फिर एक बार इंडक्टर से कैपेसिटर के पास आई। सो दैट विल जस्ट गो इन साइकिल, दैट विल जस्ट ऑसिलेट, जैसे एक स्प्रिंग ऑसिलेट करने लगती है। पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक। क्या कहते हो? यहां पर भी वही होगा। कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है तो पोटेंशियल का मीनिंग लेगी, और इंडक्टर में रनिंग एनर्जी है जो करंट के फॉर्म में बन रही है तो हम उसे कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो ये पोटेंशियल का सेंस बनाएगा, ये काइनेटिक का सेंस बनाएगा। तो बिल्कुल वैसे जैसे एक स्प्रिंग ऑसिलेट होती है, ये दोनों भी आपस में गिव एंड टेक ऑसिलेट करते रहेंगे। अब इनकी ऑसिलेशन की एक फ्रीक्वेंसी है जिसे मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है, हाउएवर यहां डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इनकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जब हम डिराइव करते हैं तो आंसर बड़ा सरप्राइजिंग है, ये वही है जो आमतौर पर हम लोग रेजोनेंस के लिए लिखते हैं। तो कोई नया फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एलसी ऑसिलेटर की ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गई 1/2 पाई अंडर रूट LC, दैट्स इट। एक और बात, क्या हमने इसमें कोई पावर सप्लाई जोड़ा है? नहीं। जोड़ा है कि कोई पावर सप्लाई, कोई बैटरी जोड़ी है हमने इसमें? नहीं। नहीं। तो ये सर्किट बिना सप्लाई के रन कर रहे हैं। हाँ, एक बार पहले खाली स्टार्ट में कैपेसिटर को चार्ज करना था, वो तो हमने बाहर से करवा के लेके आ गए। फिलहाल इस सर्किट में जो करंट दौड़ रहा है, जो करंट चल रहा है, उसके लिए कोई सप्लाई लाइन है क्या? कोई बैटरी जोड़ी गई है क्या? कोई पावर सप्लाई लगा है क्या? नहीं है। नहीं है। तो इसका इनपुट कितना है? 0। बैटरी ही नहीं है, इनपुट देने वाली चीज ही नहीं है, तो इसका इनपुट क्या है? 0। और आउटपुट तगड़ा है, करंट चल रहा है। अब जिसका इनपुट नहीं है और आउटपुट है तो इसका गेन तो इनफाइनाइट हो गया ना। यस। क्योंकि किसी भी चीज का गेन कैसे निकालते हैं? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इसका इनपुट कितना बोला मैंने? 0। 0। आउटपुट कुछ है, करंट का फ्लो। आउटपुट डिवाइडेड बाय 0। 0 जब भी किसी चीज को डिवाइड करोगे तो गेन इनफाइनाइट हो गया। तो एलसी ऑसिलेटर का गेन इनफाइनाइट है। अब इसको ना हम एक रिजेम्बलेंस के साथ कंपैरिजन देते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं, बाकी चीजें सारा सब कुछ निकालते हैं इसमें। तो इसका कंपैरिजन बड़ा, जिसे कहेंगे ना, जबरदस्त है, खूबसूरत है एकदम। वैसे तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि ये सब कुछ स्प्रिंग की तरह देखा जाए तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसकी पहली स्टेप, अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली स्टेप, कैपेसिटर को चार्ज किया, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, इंडक्टर में फिलहाल कोई करंट नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कुछ नहीं है, मानो जैसे स्प्रिंग को उसकी मीन पोजीशन से खींच के होल्ड करके रखा है, पोटेंशियल एनर्जी है। समझे बेटा बात को? यस, मानो जैसे, कंपैरेटिवली बोल रहा हूं, मानो जैसे स्प्रिंग को अपनी मीन पोजीशन से खींच के होल्ड कर दिया है, पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गई अंदर, कैपेसिटर तैयार है, बस अब स्विच ऑन करने की देर है या बस अब इस स्प्रिंग को छोड़ने की देर है, तो ये चलने पड़ेगी। बात समझ आई? यस। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट पे क्या होगा, ये इसका सेकंड स्टेज है। कैपेसिटर हो जाएगा खाली,
और सारी एनर्जी इंडक्टर में अपनी मैक्सिमम करंट के साथ बन जाएगी। तो इंडक्टर वाली रनिंग एनर्जी मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम करंट तक। तो स्प्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनालॉजी ली जाती है तो हम कहां पहुंचे? मीन पर, जहां पर वेलोसिटी कैसी हो गई है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। रनिंग फॉर्म में आ गए हम, बट बाय द टाइम कैपेसिटर खाली हो गया। अब इंडक्टर को रियलाइज हो गया, अरे यार मुझे तो बैक ईएमएफ बनाना है, तो मैंने अपना काम करना है, दोबारा बैक ईएमएफ बनाना है, बैक ईएमएफ बना के करंट को उल्टा चलाना है, करंट उल्टा चला के कैपेसिटर दोबारा चार्ज करना है, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी से मैं उसको चार्ज कर दूंगा। तो स्टेप नंबर 3 पे हम लोग आ गए। अब स्टेप नंबर 3 को ध्यान से देखो, कैपेसिटर रिवर्स चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और स्प्रिंग दब गई। देखा आपने? मीन पोजीशन के मुकाबले में अब हम थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गए और फिर एक बार हम जाके रुक गए, पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंच गए हम। यस और नो? यस। फिर आगे क्या होगा? क्या अब कैपेसिटर फिर एक बार करंट बहाएगा? और अगर कैपेसिटर ऐसा करता है तो फिर एक बार इंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स वाला मामला आ जाएगा, रनिंग एनर्जी डेवलप हो जाएगी और हम फिर एक बार मीन पोजीशन पर आकर के मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंग के हिसाब से सोचेंगे। यस और नो? यस। और इसके आखिरी हिस्से में क्या होगा? आखिरी हिस्से में कैपेसिटर जैसा था वैसा फिर एक बार चार्ज हो जाएगा, जैसा था वैसा, जैसा था वैसा, और ब्लॉक जहां था वहां पहुंच गया, फिर एक बार खींच के पकड़े ऐसा। तो पूरा टाइम पीरियड इसका कंप्लीट हो गया। टाइम t इज इक्वल टू 0 से शुरू, 1/4, नेक्स्ट 1/4 हाफ, नेक्स्ट 1/4 यानी कि 3/4, नेक्स्ट 1/4 यानी कि टोटल t। तो मानो जैसे ये स्प्रिंग 1/4 0 पर आई, 1/4 कंप्रेस हुई, फिर 1/4 वापस से 0 पर आई, और फिर 1/4 मतलब जहां से शुरू हुई वहां पर पहुंची। समझे नहीं समझे? तो एक पूरा पूरा एनालॉगस मामला यहां पे हमें देखने मिल सकता है। गेटिंग इट राइट? यस और नो? अब आए इसमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं कि भाई कैसे एनर्जीज के ग्राफ को प्लॉट किया जा सकता है या चार्जेस या करंट के ग्राफ को प्लॉट किया जा सकता है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनना और सारा मामला समझने की कोशिश करना। ये इसका चार्ज का ग्राफ है। अब शुरुआत जब हम करेंगे बेटा तो हम मैक्सिमम चार्ज से करते हैं ना, स्टार्ट विद मैक्सिमम चार्ज। तो ये Q0 मैक्सिमम चार्ज से हमने शुरू किया, टाइम t इज इक्वल टू 0। तो उस इंस्टेंट पर करंट कितना था? 0। अरे हाँ या ना? यस। और t/2 होते होते वापस से करंट 0 हो जाएगा। t/2 यानी कि यहां आते आते वापस से कैपेसिटर चार्ज हो चुका है और वापस से करंट 0 हो चुका है, लेकिन इस दौरान वो बीच में मैक्सिमम भी हो जाएगा। ये यहां पे जब चार्ज 0 होंगे तो उस वक्त करंट मैक्सिमम हो चुका होगा। दिखा? यस। यस। Yes. आइए, अब ये लगातार ऐसे चार्जेस कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटीज के साथ चेंज होता जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली करंट भी चलेगा। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ चार्ज की इक्वेशन लिखता हूं ना तो इतना मैथमेटिकल कंडीशन हम सबको समझ में आ जाता है, कोई नई बात नहीं है, इतना आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या कहते हो? वेव का पैटर्न तो देखो, 0 पे मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, और अगर मैं वाकई करंट की इक्वेशन बनाना चाहता हूं तो मुझे कोई ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, बस मुझे लिखना है dq/dt, बिकॉज करंट होता ही है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करंट होता ही है और क्या। तो सोच समझ के बताओ यहाँ पे करंट की क्या इक्वेशन बनेगी? माइनस Q0 ओमेगा साइन ओमेगा टी, और माइनस ये इस बात का प्रूफ है यहाँ पे कि शुरुआत करने के बाद हम नीचे निगेटिव में गए थे, ये माइनस। अरे हाँ या ना? यस। और इसमें Q0 ओमेगा अपने आप में एक फैक्टर ऑफ मैक्सिमम करंट को बताता है। तो हम चाहें तो इस इक्वेशन को दोबारा इसी अंदाज में लिख सकते हैं, माइनस ऑफ I0 साइन ओमेगा टी।
इफ यू रियली वांट इट, हम लिख सकते हैं ऐसे। तो ये इसके ग्राफ्स हमें अच्छे से याद रखने चाहिए, बिकॉज ये प्लॉट्स पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। अब इसकी एनर्जी की ग्राफ के प्लॉट्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है। कैपेसिटर वाली एनर्जी, इंडक्टर वाली एनर्जी, जब कैपेसिटर वाली एनर्जी मैक्सिमम होगी, इंडक्टर वाली जीरो होगी। जब कैपेसिटर वाली जीरो होगी तो इंडक्टर वाली मैक्सिमम होगी। दैट्स इट। क्या सोचना, समझे बात को? Yes. क्योंकि दोनों में से एक के पास एनर्जी होगी। मैक्सिमम अगर कैपेसिटर के पास है तो इंडक्टर जीरो, मैक्सिमम अगर इंडक्टर के पास है तो कैपेसिटर जीरो। ये बिल्कुल वैसे ही ग्राफ है जैसे हम स्प्रिंग मास ऑसिलेटर में पोटेंशियल और काइनेटिक के लिए प्लॉट करते हैं। बात को समझे बेटा? ये मीन पोजीशन है T/4 पे, काइनेटिक मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल मिनिमम होती है। मीन पोजीशन T/4 मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 पे पहुंचे, काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल जीरो। आपको याद होगा, सीधा कटोरा उल्टा कटोरा। Yes. ठीक है, तो कहां काइनेटिक मैक्सिमम होती है, कहां पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, इसमें समझना बहुत आसान है। स्प्रिंग के साथ कंपेयर कर लें, और क्या। पूरा ऑसिलेशन चैप्टर इसी से भरा पड़ा है, हमने देखा इसको। बस मैं यहाँ मेंशन कर देता हूं कि ये जो एनर्जी है, ये P यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस बना के हमें कंसिडर करना है, और ये K यानी कि काइनेटिक एनर्जी का रेफरेंस बना के हमें कंसिडर करना है। अकॉर्डिंगली हम इसके ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं। अब एक और चीज मेरे जहन में आती है कि क्यों ना स्प्रिंग मास ऑसिलेटर को और इस LC ऑसिलेटर को एक टोटल कंपैरिजन दिया जाए। टोटल कंपैरिजन, बिल्कुल दोनों को 1 to 1 रिलेट करके। तो ये इसका टोटल कंपैरिजन है। देखो आपकी स्क्रीन पर, अगर ये पूरा दिख पाता है तो बहुत अच्छी बात है। स्प्रिंग मास ऑसिलेटर में जहां डिस्प्लेसमेंट है वहां चार्ज है, यहां वेलोसिटी है तो यहां करंट है, यहां एक्सेलरेशन है तो यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। मैथमेटिकल इक्वेशंस दोनों की, डिस्प्लेसमेंट यानी कि चार्ज की इक्वेशन, वेलोसिटी यानी कि करंट की इक्वेशन, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी जो इंडक्टर में डेवलप होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की यानी कि यहां पर कैपेसिटर वाली एनर्जी, टोटल एनर्जी, इसकी टोटल एनर्जी, इसका V max वैल्यू, उसका I max वैल्यू, इसका A max वैल्यू, तो उसका भी di/dt का मैक्सिमम वैल्यू, एंड अकॉर्डिंगली यहां 1/k तो उसके लिए C, और यहां मास उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस। सो ये कंपैरिजन है, थोड़ा सा आप याद कर लें। इस पर मैं एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं जाना चाह रहा कि डेराइव कैसे करेंगे। वैसे मैंने ओवरऑल उसका एक पूरा सिनेरियो आपके सामने रख दिया है कि ये कैसे है और किस तरीके से ये एक दूसरे को रेफर करके समझे जा सकते हैं। आगे बच्चों बात समझ में? यस? Yes. कैसे नो? अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन वी कैन गो फॉर दीस क्वेश्चंस, बट टाइम के बारे में भी हमको थोड़ा सोचना है। बट मैं क्वेश्चंस यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, आप चाहें तो सॉल्व करें या फिर मुझे कॉलेज में मिलकर आप पूछें, हम इस पर बात करेंगे। एक क्वेश्चन बस सैंपल के तौर पे, एक सिंगल क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। लेट्स टेक दिस, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। बाकी ये जो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चंस पुटअप किए, ये आप होमवर्क में, असाइनमेंट में ट्राई करें, होमवर्क में ना, असाइनमेंट में ट्राई करें आप। फिर इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं या कुछ नहीं आता है आपको, या कोई पॉइंट और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे बताएं, हम उसे डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स एटलीस्ट डू वन क्वेश्चन ऑन इट। एक LC सर्किट है, कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज Q0 है, तो वो पूछ रहा है कि भाई di/dt क्या है बताओ। अब आप सोचें इस पे, कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज और di/dt, है ना इंटरेस्टिंग? अब इसमें मैं आपसे ये कहता हूं कि जो वोल्टेज, जो EMF कैपेसिटर में है, क्या एट द एंड वही वोल्टेज और वही EMF इंडक्टर में आने वाला है? Yes. लॉजिकल, एकदम लॉजिकल, नो? कैपेसिटर के पास जितना भी वोल्टेज इनिशियली रहा होगा,
क्या थोड़ी देर के बाद उतना पूरा का पूरा वोल्टेज इंडक्टर के पास भी आ जाएगा? Yes. तो क्या हम सिंपली इस बात को यूं मेंशन करें कि जो भी वोल्टेज कैपेसिटर में है वो सारा का सारा बाद में इंडक्टर के पास आने वाला है? EL की बजाय अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं VL लिखता हूं, डरे नहीं, बात तो वही है। ऐसा नो? Yes. अब जरा सोचें कि कैपेसिटर का वोल्टेज कैसे लिखते हैं। याद करें, कैपेसिटर की कैपेसिटी Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई By V. V, या रादर हमें कहना चाहिए Q0 बाई V बिकॉज मैक्सिमम है। Hmm. तो ये हो गया Q0 बाई C इज इक्वल टू, इंडक्टर का EMF कैसे लिखते हैं आप? LDI by dt. यस, वेरी गुड, LDI बाई dt। अब चूंकि हम चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचे हैं इसलिए हम करंट के चेंज की भी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेंगे, और क्या। तब तो आंसर साफ साफ दिखने लग गया। DI बाई dt का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू Q0 डिवाइडेड बाई LC। ये हो गया आपका आंसर, दैट्स इट, डन, फिनिश। बाकी के ये जो 2-3 क्वेश्चंस हैं ये आप अपने लेवल पर ट्राई करें, और अदरवाइज आप इसे एज असाइनमेंट करें और फिर मुझे आप कॉलेज में मिलें। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस की जरूरत होगी तो फिर हम डेफिनेटली इस पर जरूर बात करेंगे। ओके, रुक जाए फिर यहाँ पे। यस, Yes.